हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था होम्योस्टेटिक फीडबैक सिस्टम के बारे में और कुछ टर्मिनोलॉजी भी आप वहां पर डिस्कस की हुई थी। तो सबसे पहले आप वो देख के आप वो समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सेल इंजरी के बारे में, जो कि अपने सिलेबस का आगे टॉपिक दिया गया है, कॉजेस ऑफ सेल इंजरी और रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी ये दिया गया है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जो अपने सेल इंजरी क्या है, सेल इंजरी क्या होता है, ठीक है, और इसके कॉजेस क्या है वो अपन देखने वाले हैं। मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल इंजरी को देखने से पहले सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपना सेल क्या होता है। तो अपन लास्ट सेमेस्टर में अपने डिस्कस किया होता है कि सेल इंजरी क्या होती है। एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है एक लाइफ की, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली सिंपल सा जो डायग्राम दिया गया है सेल का, जिसमें से क्या होती है, यहाँ पर जो लेयर होती है क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि लिपिड नेचर की होती है, ठीक है। टू बाय लेयर की बनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो लाइजोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और इसमें कुछ जो साइटोक्रोम पाए जाते हैं, जो कि जेल लाइक मिक्सचर होता है। ये बेसिकली अपन लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो कि क्या रहते हैं, जितने भी सेल रहते हैं वो ना एक होम्योस्टेटिस में अरेंज रहते हैं। होम्योस्टेटिस का मतलब अभी देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है कि जो अपने होम्योस्टेटिस एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट को एक कांस्टेंट करके रखता है। तो यहाँ पर इसका सेल में क्या करता है कि जो सेल रहते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे उन्हें एक बेसिक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। ये तो अपनी बॉडी में बना ही हुआ है। जैसे कि एग्जांपल समझो कि मान लो अपनी एक सेलिवरी ग्लैंड के जो सेल है, देखो सेलिवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, आपने जीआईटी में पढ़ा होगा, एचईपी में। तो उसको क्या करती है, सलाइवा का सीक्रेशन करती है, ठीक है। तो क्या होगा, जितने भी सेलिवरी ग्लैंड के सेल हैं, ठीक है, उन्हें स्ट्रक्चर के बेस पर उनका क्या काम दिया गया है कि तो वहां पर सलाइवा का सीक्रेशन करोगे। अब अपनी जो स्टमच है यानी कि पेट है, तो वहां के जो सेल है उन्हें क्या काम दिया गया है कि तुम अपना जो एचसीएल का यानी गैस्ट्रिक एसिड का जो है सीक्रेशन करोगे। तो उनके जो स्ट्रक्चर के बेस पर उन्हें एक बेसिक फंक्शन दिया गया है, उसी में जो सारे सेल अरेंज रहते हैं। तो उसी को अपन क्या कहते हैं कि होम्योस्टेटिस। वही लिखा हुआ कि डिफरेंट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सेल है, उन्हें डिफरेंट फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनके डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। सो उनके पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेस पे उनको जो पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, इसी को अपन क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिस कहते हैं। तो ये तो बेसिकली अपनी सिंपल सी बात होगी। अभी यहाँ पर कोई भी सेल इंजरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब सबसे पहले अभी ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर एक नॉर्मल सेल है जो कि क्या होम्योस्टेटिस में अरेंज है। मतलब उसे किसी एक जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेस पे दिया गया है, उसे एक पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। मान लो अपना एक नॉर्मल सेल है, तो एक नॉर्मल सेल है, इस पे अपन एक स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। स्ट्रेस कैसा हो सकता है, या तो वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है। तो क्या होगा, जब अपने जो सेल पे नॉर्मल सेल पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो सेल अडेप्टेशन होगा। सेल अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। यहाँ पर एक नया शब्द आया, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी शब्द का मतलब रहता है कि साइज, शेप, नंबर, टेस्ट, ये सब जो है मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। तो यहाँ पर सेल में तो देखो टेस्ट तो होता नहीं है, तो इसमें क्या समझो कि साइज, शेप और नंबर हो सकता है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं अपन, सेल अडेप्टेशन कहते हैं अपनी जो मेडिकल लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज होने को क्या कहते हैं, सेल अडेप्टेशन कहते हैं। मतलब उसकी साइज, शेप और नंबर में उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो अपन के पास अब जो है स्ट्रेस अप्लाई करने पर, ठीक है, अपन ने कम स्ट्रेस अप्लाई किया तो क्या होगा, सेल अडेप्टेशन होगा। अब उसी स्ट्रेस को अपन कंटिन्यू अप्लाई कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सेल इंजरी हो जाएगी। सेल इंजरी हो जाएगी। मतलब उसमें पहले तो देखो उसमें सेल अडेप्टेशन होगा, मतलब मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप में चेंज होगा, और फिर कुछ टाइम बाद उसमें क्या होगा, सेल इंजरी चेंज हो जाएगी। देखो सेल इंजरी दो तरह की होती है, एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा कि जब भी जो क्या करते हैं कि जो अपन सेल है, ठीक है, उस पर जो अपन ने स्ट्रेस अप्लाई की है उसको हटा दें, तो वो क्या होगा कि अपनी जो नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। मतलब फिर से जैसा था, सही था, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि जो सेल डेथ हो जाती है, मतलब सेल मर जाते हैं, ठीक है। अगर इस पे अपन जो है स्ट्रेस को अपन रिमूव भी करते हैं ना, यहाँ पर दिया गया कि अगर स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो भी वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आते हैं। देखो सेल इंजरी को अपन डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जो फंक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज आते हैं किसी सेल पे, ठीक है। जब भी अपन कोई जो इटियोलॉजिकल एजेंट होता है, ठीक है, वो सेल पर अप्लाई होता है, तो उस पर क्या पड़ती है, कि स्ट्रेस पड़ती है। स्ट्रेस पड़ने से सेल पे जो फंक्शन और मॉर्फोलॉजिकल चेंज आते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है इटियोलॉजिकल एजेंट। तो मैंने बताया था कि इटियोलॉजिकल एजेंट वो एजेंट कहलाते हैं जो किसी तरह की डिसीज या डिसऑर्डर कॉज करते हैं। तो यहाँ पर इटियोलॉजिकल एजेंट वो एजेंट हो गए जो मतलब सेल इंजरी को कॉज करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, इटियोलॉजिकल एजेंट कहते हैं। मतलब एक किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे पैथोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, ठीक है, किसी भी तरह के एजेंट हो सकते हैं। मतलब कहें तो अपन देखा था कि स्ट्रेस दो तरह की होती है, तो वो स्ट्रेस क्या है, इटियोलॉजिकल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी अपन को एक सेल इंजरी होगी तो अब क्या होगा, अपन इस सेल के जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इटियोलॉजिकल एजेंट से
ठीक है, अपने सेल पर जो एक स्ट्रेस पड़ती है उससे सेल का जो फंक्शनल मतलब उसके सेल के फंक्शन और मॉर्फोलॉजिकल मतलब साइज शेप अडेप्टेशन हो गया, तो मॉर्फोलॉजिकल जो इफेक्ट आता है जिससे उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। अब देखो, अब एक नॉर्मल सेल होता है, इसमें अपन जब भी एक स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, तो जब भी अपन कम स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अडेप्टेशन होगा। जब भी अपन, ठीक है, माइल्ड स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, और जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस को यानी लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। देखो, अडेप्टेशन के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि एट्रोफी होगा, हाइपरट्रॉफी हो गया, हाइपरप्लेसिया हो गया, मेटाप्लेसिया हो गया, डाइप्लेसिया हो गया। तो एक बेसिकली अलग टॉपिक बन जाता है, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। और देखो, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि इसमें सेल स्वेलिंग होती है, इंटरसेलुलर अक्यूमुलेशन हो जाता है। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। सेल की डेथ दो तरह से हो सकती है, या तो हो सकता है नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस, दो तरह से सेल की डेथ हो सकती है। देखो, अभी तो देखा अपन ने सेल इंजरी के डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। अब अपन देखने वाले जो अपना सेल इंजरी है एक कैसे होती है, मतलब इसके कितने क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं या कॉजेस ऑफ सेल इंजरी को देखने वाले हैं। देखो, इटियोलॉजिकल फैक्टर वो फैक्टर कहलाते हैं कि जिनसे अपनी जो सेल जो मतलब कोई भी डिसीज होती है, इटियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, मतलब कॉजेस ऑफ डिसीज को डिस्कस करना है। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब हो गए कि वो फैक्टर जिनसे डिसीज अपनी हो रही है, डिसीज या डिसऑर्डर हो रहा है। तो क्या होता है कि जो सेल इंजरी होती है, देखो दो तरह की होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। इसकी जो कोई भी जो इसके जो फैक्टर रहते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं, ठीक है, इसको दो तरह से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, एक होता है एक्वायर्ड कॉज, एक होता है जेनेटिकल कॉज। एक्वायर्ड कॉज के अंदर क्या आ जाता है कि जैसे केमिकल और ड्रग आ गया, ठीक है, माइक्रोबियल एजेंट आ गया, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट आ गया, हाइपोक्सिया, इश्केमिया, फिजिकल एजेंट और साइकोलॉजिकल एजेंट, यानी ये वो फैक्टर हैं कि जिन एक्वायर्ड फैक्टर हैं जिनसे क्या होता है अपनी सेल इंजरी हो सकती है। अब देखो, इनको अपन डिस्कस करते हैं कि इनसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहला है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल एजेंट यानी कि इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो अपनी बॉडी में पाया जाता है। क्या करता है कि जब भी अपने कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या छोटी जो कम मात्रा में है वो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने बॉडी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है उसके अगेंस्ट, वो क्या करती है, उससे लड़ती है। अगर उसकी मात्रा कम है तो उसकी बॉडी में ही मार देती है, लेकिन अगर वो डिसीज उसकी जो मतलब पावरफुल अगर बैक्टीरिया हो गया ना, तो वो डिसीज कॉज कर देता है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करता है, लड़ता है। तो देखो, लड़ने के लिए क्या करता है, अपनी बॉडी रहती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम रहता है, बहुत सारे केमिकल रिलीज करता है। तो वो केमिकल रिलीज करेगा, तो केमिकल रिलीज से क्या होगा कि हो सकता है वो उस केमिकल रिलीज से वो बैक्टीरिया बायोलॉजिकल एजेंट है, बैक्टीरिया वायरस, उनको मारने के लिए वहां पर रिलीज किए गए हों। लेकिन वो वहां पर बैक्टीरिया वायरस को तो किल कर दे, उसी के साथ साथ वहां के जो आसपास के सेल हैं उनको भी तो किल कर सकता है ना। तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट से भी आपकी जो है सेल इंजरी हो सकती है। अब दूसरा फैक्टर है वो है माइक्रोबियल एजेंट। देखो, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि अपना बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, इत्यादि क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो क्या होगा, देखो आपको तो पता ही कि जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं इनसे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या कहते हैं, जब इन्फेक्शन को कर देते हैं तो देखो अपने जैसे क्या होगा, मान लो अपने यहाँ पर हैंड पे इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ की जो मतलब क्या हो जाता है, पकमक जस्सा जाता है, ठीक है, बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो वहाँ के आसपास की सेल क्या रहती है, वो इंजरी हो जाती है। इंजरी हो जाने से क्या रहती है, वहाँ की जो आसपास की सेल रहती है, या तो हो सकता है सेल की डेथ हो जाए, या हो सकता है कि वहां की सेल की जो इंजरी हो जाने के बाद, जैसे कभी कभी कहते हैं जब वहां पर अपन एंटीबायोटिक लगा देते हैं तो वो मतलब बैक्टीरिया वहां से रिमूव हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, तो क्या होता है अपनी इंजरी सही हो जाती है। तो ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो माइक्रोबियल एजेंट होते हैं ना, उनसे भी क्या होता है अपनी जो इन्फेक्शन हो जाने से कारण वहां पर सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर है केमिकल एंड ड्रग का। देखो क्या रहते हैं, जब भी अपन कोई दवाई खाते हैं या बहुत सारे केमिकल अपन लेते हैं, तो क्या होते हैं कि जब उनके अपन लेवल को अगर इंक्रीज कर दें, मतलब अगर उनको मतलब एक सभी का एक लिमिट होती है कि भाई इतने लिमिट तक क्या है, ये थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होंगे कि आपको एक टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगे, मतलब ये आपको डिसीज शो कर सकते हैं, मतलब सेल इंजरी कर सकते हैं। जब भी अपन केमिकल और ड्रग का लेवल इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो जाती है। कभी कभी डॉक्टर क्या करता है, गलती से बहुत सारी एक ड्रग दे देता है वो एक साथ खाने के लिए, तो क्या होता है कि जब वो ड्रग आपस में रिएक्शन करके अपने बॉडी के अंदर क्या करती है, रिएक्शन शो करती है, उससे क्या होता है अपने अंदर की जो सेल है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, अपनी सेल इंजरी हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया ड्रग से। अब यहाँ पर केमिकल के यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, कहते हैं ना जहाँ पर जो अपना जो एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब जहाँ पर जो कहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, तो कहते हैं ना वहाँ पर CO2 ज्यादा रहता है। तो CO2 क्या एक केमिकल तो है, मतलब CO2 एक गैस है ना, तो केमिकल ही तो है। तो क्या कहता है CO2 के कंज्यूम से अपन देखते हैं कि अपन को कैंसर हो जाता है। तो कैंसर का क्या कहलाता है, वहां पर सेल की डेथ हो जाती है, मतलब सेल खराब हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है कि सेल इंजरी को शो कर सकता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर से इस तरह से हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं कभी कभी जो एल्कोहल रहता है, शराब रहते हैं, उनके ज्यादा कंज्यूमशन से सेल
इंजरी हो सकती है। नार्कोटिक ड्रग रहती है जैसे कि अपना कोकेन हो गया, हीरोइन रह गया, इन सब के कंज्यूमेशन से भी अपन को सेल इंजरी हो जाती है। और जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाए ना तो उससे भी अपन को सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा फैक्टर दिया गया हाइपोक्सिया इस्केमिया का। तो देखो हाइपोक्सिया इस्केमिया से किस तरह से सेल इंजरी होती है, तो इसको समझने से पहले समझो कि हाइपोक्सिया इस्केमिया होती क्या है। तो जो हाइपोक्सिया है क्या होती है कि जब भी अपन को जो अपने टिश्यू रहते हैं, सेल रहते हैं, और में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, हाइपोक्सिया कहलाती है। इस्केमिया क्या कहलाती है कि जब अपने जो टिश्यू रहते हैं या अपने सेल रहते हैं वहां पर ब्लड का प्रॉपर सप्लाई ना हो सके तो उसे क्या कहते हैं, इस्केमिया कहते हैं। देखो अभी एक इस छोटी सी बात को समझो कि अपने जो सेल रहते हैं उनमें अपन को ब्लड को देखो सप्लाई करना होता है। ब्लड का काम क्या रहता है, अपने सेल के अंदर जाके देखो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो अपनी ऑक्सीजन रहती है उसको सेल के अंदर ले जाता है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन जाके क्या करती है, अपने जो सेल के अंदर जाके वो क्या करती है, जो ऑक्सीडेशन की वहां पर एक प्रोसेस होती है, तो एटीपी जनरेट होती है। एटीपी क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो एनर्जी का फॉर्म होता है तो वो क्या करता है कि जो अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म कराता है। अगर क्या हो कि वहां पर जो ऑक्सीजन अच्छे से जाए ना, तो ऑक्सीजन अच्छे से ना जाए, इसके देखो 3 केस हो सकते हैं। या तो वहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, कैसे हो सकता है, वहां पर ब्लड का जो प्रॉपर सप्लाई ना हो, मतलब ब्लड नहीं जाएगा तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लड का काम क्या रहता है, ऑक्सीजन को ले जाना। अब देखो एक ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि वहां पर ब्लड तो जाए लेकिन ऑक्सीजन न जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा जब हो सकता है जब आपको एनीमिया हो जाए। देखो एनीमिया आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है कि आपको ऑक्सीजन को ले जाता है। तो देखो एनीमिया हो जाए, इस्केमिया हो जाए, तो क्या है, हाइपोक्सिया के अंदर आ जाते हैं ना। तो जब हाइपोक्सिया से क्या हो जाता है कि अपने जो सेल रहते हैं, डिफरेंट टिश्यू रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, मतलब जो अपने टिश्यू रहते हैं, सेल रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करने के लिए। पर जो हाइपोक्सिया के केस में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है टिश्यू में, और इस्केमिया ऑक्सीजन नॉट सप्लाई इन द सेल, मतलब जो जब हाइपोक्सिया इस्केमिया हो जाए तो जो प्रॉपर ऑक्सीजन रहती है वो सेल में अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने के कारण वहां पर सेल इंजरी हो जाती है, मतलब वहां की सेल जो है डेथ हो जाती है, उसकी इंजरी हो जाती है। तो क्या हो गया कि जो हाइपोक्सिया इस्केमिया से किस तरह से सेल इंजरी हो जाती है वो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर 5वां फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर का। तो साइकोलॉजिकल शब्द का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी आपने सुना होगा कि साइकोलॉजी मतलब कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट मतलब माइंड पढ़ लेते हैं, इस तरह से आपने सुना होगा ना। तो साइकोलॉजिकल मतलब होता है अपने माइंड से रिलेटेड रहता है। तो क्या होता है, कभी कभी अपन ओवरवर्क करते हैं, ठीक है, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना, ठीक है, या फ्रस्ट्रेशन से या मेंटल स्ट्रेस से अपन कभी कहते हैं ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है, या ओवरवर्क करते हैं, या एंजाइटी हो जाती है, ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, और फ्रस्ट्रेशन से, इन सभी कारणों से भी अपन को क्या होता है, सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक नया फैक्टर है वो है जो फिजिकल एजेंट मतलब कैसे कि मान लो अपन का रोड एक्सीडेंट हो गया, तो रोड एक्सीडेंट से होने से क्या होगा कि मान लो अपना खून निकल गया, ठीक है, खून निकल गया तो मतलब अपने अंदर ब्लड की कमी होगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया, तो उसका मतलब क्या होगा कि अपन को क्या हो गया, सेल इंजरी हो गई। ठीक है, तो बहुत सारे फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला मैकेनिकल ट्रोमा, जैसे कि इसका एग्जांपल है रोड एक्सीडेंट के आगे मैकेनिकल ट्रोमा आ जाते हैं। और दूसरा फैक्टर है वो है थर्मल फैक्टर मतलब कि जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, कभी कभी कहता है जो मान लो जो एक नॉर्मल वातावरण में रहे तो वो क्या होगा, कभी कभी जो गर्म माहौल में चले जाते हैं तो भी वहां पर उनकी मतलब बॉडी जो है अच्छे से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो भी वहां पर सेल इंजरी हो जाती है। या मान लो कि कोई जो है गर्म माहौल में रहता है वो अचानक से ठंडे माहौल में चले जाए तो वहां पर भी सर्वाइव करने में उन्हें सेल इंजरी हो जाती है। ठीक है, यह हो सकती है। तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट लग जाने से भी अपन को सेल मर जाते हैं, ठीक है, या सेल इंजरी हो सकती है। रेडिएशन कहते हैं ना कि अपने रेडिएशन से अपने सेल मर जाते हैं आसपास की, कहते हैं ना वो रेडियो एक्टिव जो लेयर रहती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेव्स रहती है, उनसे अपनी सेल की डेथ हो जाती है। या फिर अचानक से अपने जो एटमोस्फेयर का प्रेशर रहता है उसमें अचानक से चेंज आ जाए तो उससे भी आपको सेल इंजरी हो जाती है। तो ये तो अपन पढ़ रहे थे एक्वायर्ड कॉजेस में। अब यहाँ पर जो सेल इंजरी का दूसरा कॉजेस है वो है जेनेटिक कॉजेस यानी कि डेवलपमेंट डिफेक्ट, सिंक जीन डिफेक्ट या साइटोजेनिक डिफेक्ट। ठीक है, देखो सिंक जीन डिफेक्ट में क्या होता है कि मान लो आपकी जैसे आपके फादर और मदर में कोई डिसीज हुई, ठीक है, तो सिंक जीन डिफेक्ट में क्या होगा कि मान लो वो जेनेटिकली उसकी जो सन होगा या डॉटर होगी, कि मतलब उनकी जो बच्चे होंगे, चाइल्ड होंगे, उनमें भी वो डिसीज आ जाएगी, मतलब पेरेंट से चाइल्ड में डिसीज आ जाती है, तो वो क्या होती है, सिंक जीन डिफेक्ट में कहलाती है। इसमें क्या होगा कि अपने जो सिंगल जीन्स रहते हैं, ठीक है, उनमें म्यूटेशन हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि उनका जो डीएनए रहता है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है ना, तो क्या है, सिंक जीन डिफेक्ट हो गया।
ठीक है। दूसरा फैक्ट है वो है डेवलपमेंट इफेक्ट। डेवलपमेंट इफेक्ट में क्या होगा कि मान लो जो बच्चा है वो छोटे से बड़े हो रहा और उसका सही तरह से डेवलपमेंट ना हो जाए, मतलब उसमें मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। देखो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम फिर से आया, मतलब उसके साइज में प्रॉब्लम आ जाती है, साइज शेप इस तरह से मान लो बढ़ने बनने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होगा मतलब सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट डिफेक्ट कहलाता है। यहाँ पर जो दिया गया है वो साइटोजेनिक फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा भी है। तो क्या होता है, देखो आपको पता है कि अपने जो ह्यूमन बॉडी रहती है उसमें जो है 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोजोम्स का मतलब है उसमें 23 पेयर पाए जाते हैं। एक पेयर का मतलब क्या होता है, 2 क्रोमोजोम। तो 26 मल्टीप्लाई का 2 से अपन गुणा करें तो क्या होगा, जो है 46 क्रोमोजोम्स आएंगे। मतलब कि एक पेयर में होते हैं 2 क्रोमोजोम्स, तो मतलब 23 पेयर में कितने क्रोमोजोम्स हो गए, जो हो गए 46 क्रोमोजोम्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं कहीं पर दिखा रहा था 23 पेयर दिए रहते, कहीं कहीं पर दिखा रहा था 46 क्रोमोजोम्स दिए रहते, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक पेयर का मतलब होता है 2 क्रोमोजोम। तो क्या होता है अपनी बॉडी में 26 क्रोमोजोम्स पाए जाते थे, तो कह सकते हैं कि अपन में 23 पेयर पाए जाते हैं क्रोमोजोम्स के, जिसमें से 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट का जो एक 1 पेयर बचते हैं यानी कि 2 क्रोमोजोम्स बचते हैं, वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, जो क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। तो क्या होते हैं, बर्थ के टाइम अगर प्यूपल में एक्स वाई क्रोमोजोम्स आ रहे हैं, एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। अगर जो एक्स एक्स क्रोमोजोम्स आ रहे हो तो क्या होगा, फीमेल होगा। ये तो बेसिक से कॉन्सेप्ट हो गया, आपने पहले भी लर्न किया होगा। तो क्या होगा, जब इनकी जो नंबर में जो क्रोमोजोम्स के नंबर और स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज आता है ना, तो ये क्या होता है, जो अपना चाइल्ड रहता है या बच्चा रहता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि एक मेडिकल डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है। मेडिकल डिसऑर्डर आ जाने से क्या होता है कि उसकी जो मतलब जो सेल रहती है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाती है, किसी भी तरह का हो सकता है, तो उससे भी आपको सेल इंजरी और सेल इंजरी हो सकती है, या हो सकती है वो रिवर्सिबल हो या फिर हो सकती है इरिवर्सिबल हो, मतलब उसमें सेल की डेथ ही हो जाए, ठीक है। तो ये तो बेसिकली जो कॉजेस हो गए, एटियोलॉजिकल फैक्टर हो गए अपनी सेल इंजरी के, ठीक है। इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। थैंक यू।